हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग विभिन्न प्रकार की अधिगम अक्षमताओं के बारे में पढ़ेंगे। इसका मतलब कि हमें सीखने में कौन कौन सी बाधाएं आती हैं और उन बाधाओं के आने पर हमारे अंदर किस प्रकार के लक्षण दिखते हैं, और ये लक्षण खास करके बच्चों में जब पढ़ाई लिखाई के दौरान दिखाई पड़ते हैं। तो चलिए आइए देखा जाए कि अधिगम या सीखने से संबंधित कौन कौन सी समस्याएं जो है हमारे सामने दिखाई पड़ती हैं और बच्चों को उसका सामना करना पड़ता है। देखिए, जैसे इसमें इमेज में दिखाई दे रहा है कि कई प्रकार की अधिगम अक्षमताएं होती, जैसे कुछ बच्चों को लिखने में समस्या होती है, कुछ बच्चों को पढ़ने में समस्या होती है, कुछ बच्चों को सुनने में समस्या होती है, कुछ बच्चों को व्यक्त करने में समस्या होती है, कुछ बच्चों को अक्षर उल्टे दिखते हैं। तो ये सब कैसे होता है, इसके क्या लक्षण हैं, इन सबको हम देखते हैं। देखिए, ये हमारा जो भी लक्षण है ये किसकी वजह से होता है, हमारे मस्तिष्क से रिलेटेड होता है। यानी हमारे मस्तिष्क में कुछ प्रॉब्लम होती है जिसके वजह से ऐसा होता है। ठीक है, ये मस्तिष्क की बीमारी नहीं होती है, लेकिन कुछ जो एरर होते हैं सिस्टमेटिक, जिसके वजह से समस्या आती है। देखिए, इसमें विभिन्न प्रकार की समस्याएं बच्चों के सामने दिखती है। मुख्यतः देखिए, इनको हम लोग चार भागों में बांटकर देखते हैं। एक है डिस्ग्राफिया, एक है डिसलेक्सिया, तीसरी है डिसकैल्कुलिया और चौथी है डिस्प्रैक्सिया। ठीक, तो ये चारों जो लक्षण हैं मेनली ज्यादातर बच्चों में देखे जाते हैं। इन सभी लक्षणों को हम देखिए विस्तार पूर्वक हिंदी में देख लेते हैं। देखिए, अधिगम अक्षमता, लर्निंग डिसेबिलिटीज। देखिए, जो लर्निंग डिसेबिलिटीज है उसे हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, देखिए, लर्निंग डिसेबिलिटीज जो है सीखने में अक्षमता के रूप में जानी जाती है। इसका मतलब यह होता है कि किसी व्यक्ति को पढ़ाई से जुड़ी कुछ विशेष चीजों को समझने, याद रखने या लागू करने में कठिनाई होती। यह देखिए, कोई मानसिक बीमारी नहीं है, बल्कि मस्तिष्क के कार्य करने के तरीके में कुछ भिन्नता की वजह से ऐसा होता है। ये कोई मानसिक बीमारी नहीं होती है, हमारा मस्तिष्क जो है काम करने में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, जिसकी वजह से ऐसी समस्या होती है। यह समस्या देखिए बुद्धिमत्ता से भी नहीं जुड़ी होती है, यानी आईक्यू से भी रिलेशन इसका नहीं होता है, क्योंकि ऐसे बच्चे या व्यक्ति सामान्य या उससे अधिक बुद्धिमान हो सकते हैं। ऐसा होता है कि जिन बच्चों में सब समस्या आती है उनका आईक्यू लेवल बहुत हाई होता है, उनको हर चीज में समस्या नहीं आती, कुछ पर्टिकुलर चीजों में समस्या आती है, तो जिसके वजह से यह आईक्यू से जुड़ा हुआ नहीं बताया जाता है। देखिए, अधिगम अक्षमता के जो मुख्य प्रकार हैं वो देखिए कौन कौन से हैं। देखिए, पहला जो प्रकार है वो डिसलेक्सिया के नाम से जाना जाता है। डिसलेक्सिया देखिए एक ऐसी अधिगम अक्षमता संबंधित है समस्या जिसमें देखिए बच्चों को पढ़ने में, शब्दों को समझने में, सही उच्चारण करने में और लेखन में समस्या उत्पन्न होती है। इसमें देखिए बच्चे की जो पढ़ने की गति है वो धीमी हो जाती है और समझने में उसको काफी समय लगता है। इस प्रकार की समस्या से जो बच्चे ग्रसित होते हैं, देखिए वो कुछ अक्षरों को उल्टा देखते हैं, यानी उनको अक्षर उल्टे देखते हैं। जैसे देखिए बी उसको डी के रूप में दिखता है, उसी प्रकार देखिए सा शब्द उसको वाज के रूप में दिखता है, न्यूक्लियर शब्द को वो अनक्लियर के रूप में देखता है। तो इस प्रकार की समस्या इस अक्षमता में आती है। ठीक, अगली जो अक्षमता है देखिए वो डिस्ग्राफिया के नाम से जानी जाती है। डिस्ग्राफिया, तो इसमें देखिए क्या होता है, बच्चों में लेखन से जुड़ी कठिनाई होती है, यानी बच्चों को सही से लिखने में दिक्कत आती है। देखिए, व्यक्ति या बच्चे को अक्षर ठीक से लिखने, सही वर्तनी और वाक्य संरचना बनाने में कठिनाई होती है। देखिए, उसको स्पेलिंग में, सेंटेंस लिखने में और विभिन्न प्रकार के अक्षरों को लिखने में समस्या आती है।
उसका देखिए लेखन के दौरान हाथों का समन्वय ठीक से नहीं होता। तो इसी प्रकार के बच्चों का देखिए जो हैंडराइटिंग होता है वो काफी गड़बड़ होता है, उनकी हैंडराइटिंग टेढ़ी मेढ़ी होती है, कुछ अक्षर इधर जाते हैं, कुछ अक्षर उधर जाते हैं, या फिर टेढ़े मेढ़े होते हैं। तो इस प्रकार की जो समस्या होती है वो बच्चे डिस्ग्राफिया से ग्रसित होते हैं। फिर देखिए अगली जो समस्या है वो डिस्कैल्कुलिया है। डिस्कैल्कुलिया का मतलब कि यह समस्या जो होती है बच्चों में गणित से जुड़ी होती है, यानी जिन बच्चों के मस्तिष्क में इस प्रकार का डिसऑर्डर होता है तो वो बच्चे गणित से संबंधित जो सवाल होते हैं उनको करने में अक्षम होते हैं, उनको गणित से बहुत डर लगता है, जोड़ना घटाना गुणा भाग वो नहीं कर पाते हैं, तो उनको बहुत समस्या आती है। देखिए व्यक्ति को गणितीय अवधारणाओं कंसेप्ट को समझने, गणनाओं को करने और संख्या प्रणाली को याद रखने में समस्या। जिन बच्चों में ये समस्या होती है वो देखिए बच्चे गणित में बहुत कमजोर होते हैं, उनका गणित पढ़ने का मन नहीं करता, गणित की सवाल दे देने पर उनका सर दर्द करने लगता, उनको दिक्कत आने लगती, वो घबराने लगते हैं। तो इस प्रकार की समस्या डिस्कैल्कुलिया के नाम से जानी जाती है। अगला जो देखिए है ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, ठीक है, जिसको शॉर्टकट में देखिए एपीडी के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार की जो अक्षमता है देखिए इसमें बच्चों को ध्वनियों को पहचानने, समझने और सही तरीके से प्रतिक्रिया देने में कठिनाई होती है। इस प्रकार की जो अक्षमता है यह सुनने की क्षमता से संबंधित नहीं है बल्कि मस्तिष्क की ध्वनि समझने की क्षमता से जुड़ा है। इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे के कान से सुनाई नहीं देता, उसको कान से प्रॉपरली सुनाई देता है, लेकिन ये जो समस्या होती है उसके मस्तिष्क से होती है, यानी मस्तिष्क उस चीज को सही से नहीं पहचान पाता, सही से नहीं समझ पाता और सही तरीके से प्रतिक्रिया नहीं दे पाता। उसके कान और आंखें बिल्कुल सही होती है। अगला जो देखिए डिसऑर्डर है या डिसेबिलिटी है वो है देखिए विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, जिसको देखिए वीपीडी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, शॉर्टकट। देखिए इस प्रकार की समस्या में देखिए जो बालक होता है या व्यक्ति होता है उसको देखने और जानकारी को सही ढंग से समझने में दिक्कत होती है, यानी किसी चीज को देखता है तो सही से समझ नहीं पाता या सही से वो चीज दिखती नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं देखिए उनको किसी चीज को पढ़ने में समस्या आती है, नक्शे यानी विभिन्न प्रकार के जो मैप होते हैं वो उनको समझ में नहीं आते, उनको लगता है कि पता नहीं क्या दिया हुआ है, कैसे कैसे क्या है। तस्वीरों और रंगों की व्याख्या करने में कठिनाई पैदा होती है। विभिन्न प्रकार की तस्वीरों को देखते हैं तो उनमें उल्टा सीधा समझ में आता है, उनको रंग नहीं समझ में आते हैं कि कौन सा रंग कैसा है। तो ये जो डिसऑर्डर होता है ये विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। अगला जो देखिए डिसऑर्डर है या डिसेबिलिटी है उसको एडीएचडी यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के नाम से जाना जाता है, जिसको शॉर्टकट में देखिए एडीएचडी के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार का जो अक्षमता है देखिए इसमें बच्चों का ध्यान केंद्रित नहीं होता, व्यवहार को नियंत्रित करने में वो समस्या उत्पन्न करते हैं। जब उनको कुछ चीज पढ़ाई जाती है तो आप खुद से पढ़ते हैं तो ध्यान उनका नहीं लगता, उनका ध्यान हमेशा दूसरी चीजों में भटकता रहता है। तो इस प्रकार की समस्या इस बच्चों में पाई जाती है, वो अपने व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर पाते, ये भी उनके अंदर होता है। व्यक्ति देखिए या बच्चा अक्सर विचलित हो जाता है और कार्य पर ध्यान नहीं करता। वही मैंने बताया कि उसका ध्यान बहुत भटकता है, वो विचलित होता है, किसी चीज पे ज्यादा देर तक फोकस नहीं कर पाता, कंसंट्रेट नहीं कर पाता। तो इस प्रकार के बच्चे जो होते हैं देखिए पढ़ाई लिखाई में कमजोर होते हैं, उनको चीजें ज्यादा देर तक याद नहीं रह पाती। अगला देखिए जो डिसऑर्डर है उसको डिस्प्रैक्सिया के नाम से जाना जाता है। देखिए डिस्प्रैक्सिया एक ऐसी जो अक्षमता है जो डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर के नाम से भी जानी जाती है, शॉर्टकट में इसको डीसीडी भी कहा जाता है। यह देखिए एक न्यूरोलॉजिकल स्थिति यानी हमारे मस्तिष्क से संबंधित यह भी एक कमी है। देखिए यह मस्तिष्क और शरीर के बीच समन्वय की कमी के कारण उत्पन्न होती है। जब व्यक्ति के बॉडी और ब्रेन में जब कोऑर्डिनेशन सही से नहीं होता है तब इस प्रकार की समस्या आती है। और इसकी वजह से देखिए व्यक्ति को मोटर स्किल्स यानी शारीरिक जो गतिविधियां हैं या दैनिक कार्य हैं उनको करने में कठिनाई महसूस होती है। इस प्रकार की समस्या देखिए किसी व्यक्ति की शारीरिक गतिविधियों जैसे
लिखने, कपड़े पहनने, खेलों में भाग लेने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। इस प्रकार की अक्षमता से देखिए बच्चे की बौद्धिक क्षमता यानी आईक्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी इससे बच्चे का आईक्यू का कुछ लेना देना नहीं है, बस उनको इन सब चीजों को करने में दिक्कत होती है। कपड़े पहनते हैं तो उल्टा सीधा बटन लगाते हैं, गड़बड़ हो जाता है। फिर कोई चीज लिखते हैं तो उसमें सही से लिख नहीं पाते, तेजी से नहीं लिख पाते, सही से नहीं लिख पाते। और विभिन्न प्रकार के खेलों में जब भाग लेते हैं तो उसमें सही से परफॉर्म नहीं कर पाते, उनको दिक्कत महसूस होती है। इस प्रकार की जो अक्षमता है देखिए उसके लक्षण देख लेते हैं। उसके लक्षणों को देखिए कई उम्र में बांट बांट कर दिखाया जाता है, यानी जो बच्चे एकदम छोटे होते हैं उस समय, जब वयस्क हो जाते हैं तब, और जब उससे बड़े हो जाते हैं तब क्या समस्या आती है। देखिए डिस्प्रैक्सिया के लक्षण व्यक्ति की उम्र और स्थिति की गंभीरता के अनुसार अलग अलग हो सकती है। देखिए जब बच्चा बचपन में रहता है इस प्रकार की अक्षमता जब उसके अंदर दिखती है तो बच्चा देखिए देर से चलना शुरू करता है, बैठना शुरू करता है और रेंगना शुरू करता है। देखिए बहुत से बच्चे होते हैं जो जल्दी चलना शुरू कर देते हैं और बहुत से बच्चे बहुत देर में करते हैं, तो उनके अंदर इस प्रकार की अक्षमता होती है, तब वो ऐसा करते हैं। उसके बाद देखिए छोटे मोटे कामों जैसे खिलौने को पकड़ने में उनको कठिनाई होती है, किसी चीज को सही से पकड़ नहीं पाते, पकड़ते तो हाथ कांपता है, छूट जाता है वो चीज, वो होता है। देखिए बच्चों को पेंसिल या चम्मच पकड़ने में परेशानी होती है। देखिए पेंसिल और चम्मच पकड़ना और सही से नहीं पकड़ पाते हैं, उनका सही से कंट्रोल उस पर नहीं होता है। उसके बाद देखिए जो शारीरिक खेलों में वो भाग लेते हैं तो उसमें उनको समस्या आती है, उनके शरीर में और खेल में अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता। संतुलन बनाने में उनको कठिनाई आती है, जैसे सीढ़ियां चढ़ने में उनको डर लगता है, यानी सीढ़ियां जब चढ़ते हैं तो डरते हैं कि कैसे चढ़े या गिर नहीं जाएं, उनको बहुत ऊंचा दिखता है। अब देखिए जो बड़े बच्चे होते हैं उनमें इससे क्या समस्या आती है, देखिए उनकी लिखावट बहुत गंदी और धीमी होती है, तेज नहीं लिख पाते और लिखावट बहुत अस्पष्ट होती है, गंदी होती है। वो देखिए चीजों को बार बार गिरा देते हैं, यानी कोई चीज लिए रहते हैं तो उससे बार बार गिरती रहती है, वो भी समस्या उनमें आती है। उनके अंदर देखिए खेल कूद या नृत्य में समन्वय की कमी होती है, यानी अगर वो डांस कर रहे हैं, कोई खेल कर रहे हैं तो ज्यादा देर तक उसमें कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते, घबराहट होती है, वो विचलित होने लगते हैं। फिर देखिए इस प्रकार के बच्चों को कुछ दैनिक कामों में परेशानी होती है, जैसे जूते के फीते बांधने या बटन लगाने में कठिनाई। भी मैंने बताया ना कि बटन उल्टा सीधा लगा देते हैं, जूता का फीता बांधते हैं तो उल्टा सीधा बांध देते हैं। इस प्रकार से उनको देखिए दिशा और दूरी का सही अंदाजा नहीं होता है, उनको लगता है कि जो कम दूरी है ज्यादा दिखती है, ज्यादा दूरी कम दिखती है, दिशा का भ्रम होता है उनको, पूरब पश्चिम सही से नहीं पहचान पाते और वो हमेशा इससे परेशान होते। वयस्कों में देखिए इसका क्या लक्षण दिखाई देता है, इससे देखिए छोटे कार्यों में भी अत्यधिक ध्यान और मेहनत की जरूरत पड़ती है। जब वयस्क बड़े हो जाते हैं वो लोग, तब उनमें देखिए कोई छोटा मोटा कार्य भी करते रहते हैं तो उसमें उनको बहुत ज्यादा ध्यान लगाना पड़ता है। और कुछ बच्चे जो होते हैं कि छोटे मोटे काम में कम ध्यान लगाते हैं तो भी अच्छे से कर लेते हैं, उनको देखिए मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। कुछ बच्चों को देखिए अगर आप एक क्वेश्चन दे दीजिए लिखने के लिए तो वो उसी क्वेश्चन में उलझे रह जाते हैं, और कुछ बच्चे जो होते हैं तुरंत फटाफट कर लेते हैं। तो छोटे मोटे काम में भी उनको बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। देखिए ये बच्चे जो होते हैं, ये वयस्क जो होते हैं, बार बार चीजें भूल जाते हैं, उनको ज्यादा देर तक याद नहीं रहती। इनको देखिए सड़क पर चलने, गाड़ी चलाने या यातायात के नियमों का पालन करने में कठिनाई आती है। जब ये सड़क पर चलते हैं तो उल्टा सीधा चलते हैं, इधर पार होना है उधर पार हो जाएंगे, फिर गाड़ी चलाएंगे तो साइड देखेंगे नहीं, जहां तहां मुड़ा देंगे, तो इस तरह की समस्या आती है। यातायात के नियमों का फॉलो नहीं करते वो, जैसे बहुत प्रकार गाड़ियों में इंडिकेटर होता है तो वो उसका यूज नहीं करते, इंडिकेटर रहने पर भी वो हाथ देते हैं या फिर बिना इंडिकेटर दिए घूम जाते हैं, मुड़ जाते हैं, तो इस प्रकार की समस्या वयस्कों में आती है। शारीरिक रूप से वो असहज महसूस करते हैं, जैसे उनको बहुत जल्दी जल्दी थकान आ जाती है, थोड़ा सा काम करेंगे थक जाते हैं और फिर उनका जो ध्यान है वो भटक जाता है। तो ये विभिन्न प्रकार के जो है अधिगम अक्षमता के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब देखिए जो अधिगम अक्षमता होती है इसके कुछ कारण होते हैं। वो कारण देखिए क्या क्या है। सबसे पहला कारण जो होता है अनुवांशिक होता है, यानी बच्चे के परिवार में किसी को इस प्रकार की समस्या यदि होती है माता पिता में, तो बच्चे के अंदर भी ऐसी समस्या दिखती है।
दूसरी समस्या जो है मस्तिष्क के विकास में समस्या, यानी जब बच्चा मां के गर्भ में रहता है तो उसके दौरान या जन्म के समय उसके मस्तिष्क में अगर किसी भी प्रकार की थोड़ी बहुत चोट लग गई या झटका लग गया, धक्का लग गया, तो उससे भी ऐसा होता है। देखिए पर्यावरणीय कारक जो होते हैं वो भी इसको प्रभावित करते हैं, जैसे जहरीले पदार्थों, जैसे लेड के संपर्क में आना। जैसे देखिए जापान के जो नागासाकी और हिरोशिमा में देखिए परमाणु बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा, तो वहां के बच्चों में देखिए इस प्रकार का डिसऑर्डर अभी भी देखने को मिलता है। तो ऐसे जो पर्यावरणीय कारक हैं या फिर बहुत ज्यादा जहां प्रदूषण है, जहां पर इस प्रकार की जो खतरनाक धातुएं बहुत ज्यादा मात्रा में हवा में मिली हुई है, तो वहां भी इस प्रकार की समस्या आती है। उसके बाद देखिए स्नायु तंत्र यानी नर्वस सिस्टम में गड़बड़ी की वजह से होती है। देखिए मस्तिष्क और शरीर के बीच समन्वय नहीं होता। जब हमारे नर्वस सिस्टम और मस्तिष्क में यानी ब्रेन में सही से कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता तो इस प्रकार की समस्या आती है। देखिए कुछ लोगों में इस प्रकार की समस्या कब आती है, जब कुछ लोग देखिए ऐसे लोग होते हैं जो नशा करते हैं, तो नशा करने के बाद उनका देखिए बॉडी और नर्वस सिस्टम का कोऑर्डिनेशन डिस्टर्ब हो जाता है, तो भी वो उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। आप देखिए इसके जो लक्षण हैं उसमें देखिए क्या क्या समस्या आती है। बच्चों को पढ़ने, लिखने और गणना करने में बार बार गलती करते हैं बच्चे। वो सरल निर्देशों को समझने में उनको कठिनाई होती है। किसी चीज को याद रखना या लंबे समय तक ध्यान केंद्रित करने में उनको समस्या आती है। दैनिक जीवन में सामान्य कार्य भी करने में उनको परेशानी होती है। सामाजिक कौशल उनका बहुत कमजोर होता है। यानी इस प्रकार की जो समस्या से बच्चे ग्रसित होते हैं उनको इन सब चीजों से जूझना पड़ता है। अब देखिए इन सब चीजों का जो समस्या का है वो समाधान और उपाय क्या है। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले बच्चों को विशेष प्रकार की शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। यानी इस प्रकार की अक्षमता से जो बच्चे ग्रसित हैं उनको जो शिक्षा होनी चाहिए वो अच्छी शिक्षण विधि के द्वारा देनी चाहिए। देखिए बच्चों के लिए उनकी आवश्यकता के अनुसार शिक्षण विधि अपनाई जानी चाहिए। दूसरी चीज क्या होगी, रिपीटेड प्रैक्टिस, यानी इस प्रकार की समस्या को दूर करने के लिए बच्चों को बार बार प्रैक्टिस कराई जानी चाहिए। बार बार अभ्यास कराने से मस्तिष्क की क्षमता को बेहतर बनाया जा सकता है। उसके बाद देखिए बच्चों के लिए कुछ सहायक उपकरण यानी असिस्टिव टूल्स का उपयोग किया जाता है, जैसे ऑडियो बुक्स, स्पीच टू टेक्स्ट, यानी कुछ ऐसी चीजें होती है जिसमें बच्चे बोलते हैं और अक्षर लिखा जाते हैं। उसी प्रकार से कुछ ऑडियो बुक्स आती है, यानी किताब होती है जो देखिए डिजिटल बुक होती है जिसको पढ़ने की जरूरत नहीं बच्चों को पड़ती है, वो अपने आप पढ़ के सुना। देखिए इस प्रकार की सुविधा गूगल में आप लोग को मिलती है। देखिए हम लोग जो बहुत बच्चे ऐसे हैं कि जो किसी चीज को सर्च करना रहता है तो वो लिख नहीं पाते हैं, उनको स्पेलिंग नहीं आती है, तो वॉइस मुंह से बोलते हैं तो वो चीज सर्च कर देता है। फिर उसके बाद उनको अगर अंग्रेजी समझ में नहीं आ रही है तो वो ट्रांसलेट करके उनको बता देता है। तो इस प्रकार का देखिए इस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए थेरेपी दी जाती है, कुछ प्रकार का उपचार उनको किया जाता है। वो ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो सकती है, स्पीच थेरेपी हो सकती है या काउंसलिंग की मदद से हो सकती है। यानी बच्चों को विभिन्न प्रकार के उपचार का उपयोग करके इस प्रकार की समस्या से छुटकारा मिल सकता है। उसके बाद देखिए पेरेंट्स और शिक्षकों का सहयोग। जब इस प्रकार की समस्या बच्चों में दिखती है तो उनके टीचर को और पेरेंट्स को उनको क्या करना चाहिए, सहयोग देना चाहिए। यानी उनको उस प्रकार की समस्या से बार बार उनको प्रताड़ित नहीं करना चाहिए, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको एहसास नहीं दिलाना चाहिए कि उनके अंदर इस प्रकार की कमी है। उनको हमेशा मोटिवेट करते रहना चाहिए, उनके अंदर साहस उत्पन्न करते रहना चाहिए कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये सही हो जाएगा, चलो प्रैक्टिस करो, प्रयास करो, तुम्हारा सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए बच्चों को प्रोत्साहित करते रहना चाहिए और उनकी क्षमता के अनुसार उनसे काम करवाना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार की जो अक्षमताएं थी इन सबको हम लोगों ने देखा। अब देखिए इस प्रकार की अक्षमताओं से कुछ क्या निष्कर्ष निकल के आया कि देखिए लर्निंग डिसेबिलिटीज का मतलब यह नहीं है कि व्यक्ति सफल नहीं हो सकता, यानी जिस चीज में इसको प्रॉब्लम है उसमें प्रॉब्लम है, भविष्य में जीवन में और दूसरे क्षेत्र में बहुत बेहतर कर सकता है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर चीजों में वो अच्छा नहीं कर पाता है। देखिए यदि इस प्रकार के बालकों को सही दिशा निर्देश, प्रेरणा और प्रशिक्षण दिया जाए तो वे अपनी कमजोरियों को पीछे छोड़कर अपनी ताकतों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इस प्रकार के देखिए कुछ जो महान विद्वान हैं, वैज्ञानिक हैं, उनके अंदर भी इस प्रकार की अक्षमता दिखती थी। जैसे देखिए जिसमें सबसे अल्बर्ट आइंस्टीन है विद्वानों में, वॉल्ट डिज्नी है,
थॉमस एडिसन हैं, ये लोग भी देखिए बचपन में इस प्रकार की अक्षमताओं से ग्रसित थे, लेकिन बाद में भविष्य में देखिए ये पूरे दुनिया में बहुत ही प्रसिद्ध हुए। विज्ञान के क्षेत्र में इन्होंने बड़े बड़े आविष्कार किए और इनके नाम पर अनेक पेटेंट भी इस समय दुनिया में मौजूद है। तो ऐसा नहीं है कि वो आगे भविष्य में अच्छा नहीं कर सकते। अब देखिए, लर्निंग डिसेबिलिटीज का मतलब यह है कि किसी व्यक्ति के पढ़ाई से जुड़ी कुछ विशेष चीजों को समझने, याद रखने या लागू करने में कठिनाई होती है। ऐसा नहीं है कि वो कर नहीं सकते, बस उनको कठिनाई महसूस होती है। यह कोई देखिए मानसिक बीमारी नहीं है, बल्कि मस्तिष्क के कार्य करने के कुछ तरीके में भिन्नता के कारण होती है। यह समस्या देखिए बुद्धिमत्ता से भी नहीं जुड़ी होती है, क्योंकि ऐसे बच्चे या व्यक्ति सामान्य या उससे अधिक बुद्धिमान हो सकते। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं ये आपको अधिगम अक्षम बालक के बारे में मैंने बताई, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये सब चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी और आप लोगों ने इस चीज को अच्छे से समझा होगा और इसका आप लोग नोट्स बना लेंगे। इससे संबंधित जो है आपके सीटेट के एग्जाम में कई क्वेश्चंस आते हैं, और क्वेश्चन नहीं भी आएंगे तो भी आप इस प्रकार की अक्षमता के बारे में जानते रहेंगे, तो भविष्य में किसी स्कूल में पढ़ाएंगे तो बच्चों के सामने इस प्रकार की समस्या दिखेगी तो आप उनके साथ कोऑपरेटिव बिहेव करेंगे। और मेरे साथ इतने देर तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए